friends, welcome to our YouTube channel Morris Study Center. Today in this video we will discuss about life and works of William Butler Yeats. So without wasting time, let's start it. सबसे पहले हम उनके लाइफ स्पैन के बारे में जान लेते हैं। तो उनका लाइफ स्पैन रहा जून 1865 से लेकर जनवरी 1939 तक। उनका बर्थ हुआ था डबलिन आयरलैंड में और उनकी डेथ हुई थी फ्रांस में। उनके फादर का नाम था जॉन बटलर और मदर थी सूजन मैरी बटलर। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं इनकी लाइफ के बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट है 1923 का ईयर। दिस वाज दैट ईयर इन विच ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। और ये भी यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि वो आयरलैंड से पहले लिटरेरी फिगर हुए थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द आयरलैंड हु गॉट द नोबेल प्राइज़ इन फील्ड ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1923। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके अलावा उनकी लाइफ के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक और एजरा पॉन्ड जैसे राइटर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। इवन कि ब्लैक के ऊपर तो उन्होंने बहुत सारे वर्क्स भी लिखे हैं और उन्होंने एक कोटेशन दी थी इनके ऊपर दैट ब्लैक वॉज द ग्रेट आर्टिफिशियर्स ऑफ गॉड हु अटर्ड ग्रेट ट्रुथ्स टू अ लिटल क्लैन। तो ये पर्टिकुलर एक कोटेशन जो थी वो उन्होंने दी थी ब्लैक के ऊपर, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। इन्होंने 1904 में एबे थिएटर को इस्टेब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ लेडी ग्रिगेरी एंड एडवर्ड मार्टिन, और एक दो पर्सन्स और भी इनके साथ थे जिनमें जेएम सिंज वगैरह का नाम आता है। तो ये एबे थिएटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज नेशनल थिएटर ऑफ डबलिन दैट इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। तो ये उस टाइम में एबे थिएटर को नेशनल थिएटर के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ कुछ और फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं एबे थिएटर के साथ। जैसे 1907 में यहाँ पे एक प्ले परफॉर्म हो रहा था, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उसके लिए ये प्ले जो था वो जेम्स सीन्स ने लिखा था। तो ये प्ले जब वहाँ पे परफॉर्म हो रहा था तो उसमें कुछ इमोरल वैल्यूज़ को दिखाया गया था। तो जिस चीज़ के चलते वहाँ पे काफ़ी दंगे वगैरह हो गए थे, तो उस चीज़ के लिए जेम्स सीन्स को अरेस्ट कर लिया था वहाँ की पुलिस ने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके साथ ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट भी कॉलेट करते हैं। 1951 में जो एबे थिएटर था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था और 1966 में इसको दोबारा बनाया गया था। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि एबे थिएटर को फाउंड किया गया था 1904 में। बाय होम इट वाज फाउंडेड बाय विलियम बटलर ईट्स। इसका सेकेंड नेम था नेशनल थिएटर ऑफ डबलिन। और इसको फाउंड किया गया था तो जेएम सिंस, एडवर्ड मार्टिन, इस तरह के पर्सन उनके साथ थे। और जो मैंने एक्स्ट्रा 2 फैक्ट्स बताए, जो 1907 की ट्रेजेडी हुई थी जिस चीज़ के चलते जेएम सिंस को गिरफ्तार कर लिया गया था, 1951 में इसमें आग वगैरह लग गई थी जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो गया था और 1966 में इसको दोबारा से फिर तैयार किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो एबे थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1889 ही मेट मॉड गॉनी हु वाज हिज बिलवर्ड एंड व्हेन ही मेट हर देन एट फर्स्ट साइट ही फेल इन लव विद हर एंड फॉर मैरिज ही प्रपोज्ड हर फॉर 3 times बट एवरी टाइम ही वाज रिजेक्टेड बाय हर। तो बाद में मॉड गॉनी ने शादी कर ली थी जॉन मैकब्राइड के साथ। हालांकि उनकी जो मैरिज थी मॉड गॉनी की वो आगे चल के कामयाब नहीं हो पाई थी और वो उनसे अलग हो गई थी। तो एक बार दोबारा फिर विलियम बटलर ईट्स ने उनको प्रपोज किया था, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि विलियम बटलर ईट्स ने उनकी जो डॉटर थी मॉड गॉनी की, जिसका नेम था इसाबेल गॉने, तो उसको भी प्रपोज किया था, लेकिन अपनी मदर की तरह उसने भी विलियम बटलर ईट्स को रिजेक्ट कर दिया था। And at last, William Butler Yeats married to Georgina Hyde Lees in 1917. And no doubt ये मैरिज जो थी उनकी जॉर्जिना हाइडे लीस के साथ वो बहुत सक्सेसफुल भी रही
and he had 2 children. One was daughter Annie Butler Yeats, and one son was there whose name was Michael Butler Yeats. वो अपनी डॉटर से बहुत प्यार करते थे। जब उनकी डॉटर का बर्थ हुआ था तो डॉटर के बर्थ के 2 दिनों के बाद ही उन्होंने एक पोइम जो थी वो लिखी थी, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। तो इस पोइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम इनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन 1892 ही बिकेम द मेंबर ऑफ द राइमर क्लब। तो ये राइमर क्लब का था। इट वॉज फाउंडेड बाय अर्नेस्ट राइस and in actual it was the member of London based male poets। तो ये जो भी लंदन के मेल पोइट्स थे वो सब मिलकर डिस्कस करते थे लिटरेरी वर्क्स के ऊपर। तो ये क्लब पर्टिकुलरली उनके साथ जुड़ा हुआ था जिसके विलियम बटलर ईट्स जो थे वो मेंबर बने थे। इसके बाद 1911 में ही बिकेम द मेंबर ऑफ द घोस्ट क्लब। नाम से ही पता चलता है घोस्ट क्लब, दैट मीन्स कुछ मिस्ट्री टाइप की चीज़ें। तो विलियम बटलर ईट्स का शुरू से ही इंटरेस्ट था मिस्ट्रीज और स्पिरिचुअलिज्म इन तरह की चीज़ों में। तो अपनी इसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए वो 1911 में द घोस्ट क्लब के मेंबर बन गए थे। बिसाइड दिस ही एस्टैब्लिश्ड आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ लेडी ग्रेगरी एंड एडवर्ड मार्टिन। तो लेडी ग्रेगरी का जो मैंने आपको नाम बताया, ये इस नेम का भी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। बहुत सारे जब वो क्लब वगैरह के वो मेंबर बने थे तो लेडी ग्रेगरी उनके साथ थी। बहुत सारी राइटिंग्स में उन्होंने उनका साथ दिया है। तो ये नेम आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये जो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट था ये उस टाइम में शुरू किया गया था आयरलैंड के कल्चर को आगे प्रॉस्परस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया था। एंड आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट को आगे 2 और नामों से भी जाना जाता है, दैट इज़ आयरिश लिटरेरी रिनेसांस एंड सेल्टिक ट्वाइलाइट। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द अनदर नेम्स ऑफ आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट। सो दीज आर द नेम्स आयरिश लिटरेरी रिनेसांस एंड सेल्टिक ट्वाइलाइट। तो ये पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ब्रॉड प्रीफेस फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर्स वर्क गीतांजलि। आप सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका लिटरेचर की फील्ड में 1913 में गीतांजलि के लिए। तो जब इसका इंग्लिश वर्जन जो था, ट्रांसलेशन जो था वो लिखा गया था गीतांजलि का, दैट इज़ सॉन्ग ऑफरिंग। तो जब ये वर्जन इंग्लिश का लिखा गया था तो उस इंग्लिश वर्जन के लिए जो प्रीफेस था वो लिखा था विलियम बटलर ईट्स ने। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क था गीतांजलि, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हुई थी सॉन्ग ऑफरिंग के लिए, तो सॉन्ग ऑफरिंग का प्रीफेस किसने दिया था? विलियम बटलर ईट्स ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिसाइड दिस ही वॉज अपॉइंटेड एज द आयरिश सेनेट फॉर 2 times in 1922 and 1925, and it was a great achievement in his life, and he appointed here for 2 times, and after that he got retirement by himself in 1928 due to his bad health। नेक्स्ट है उनकी बायोग्राफी वर्क के ऊपर। सो उनकी लाइफ के ऊपर एक पर्टिकुलर बायोग्राफी भी लिखी जा चुकी है जिसका नेम है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, एंड दिस बायोग्राफी इज रिटन बाय W.H. ऑर्डन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा उनके एपिटाफ लाइन्स के ऊपर। सो उनके एपिटाफ लाइन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली क्या हैं? कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पासर बाय। So these are particular lines which are written on the tombstone of William Butler Yeats। और ये जो पर्टिकुलर लाइन्स हैं वो उन्हीं के वर्क अंडर बेन बलबन से ली गई हैं। और जो उन्होंने ये वर्क था वो भगवत गीता, जो कि हिंदू लिटरेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये वर्क लिखा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो उनकी एपिटाफ लाइन्स हैं वो उनके किस वर्क से ली गई हैं। सो दीज आर लाइन्स आर टेकन फ्रॉम Under Ben Bulben, written by him only. So this was all about William Butler Yeats. Today in this video we have discussed about the life and events of him. As per concern to his important works and its detail, that we will discuss in our next video.
सो आई होप जो भी पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ like and share it, and don't forget to subscribe my channel. So thank you everyone.